Hello students, how are you all? So today we will discuss about the chapter number 5, that is periodic classification of elements. So students, you know that matter around us present in the form of elements, compound or mixtures, right? And those elements contain atoms, right? So if we talk about particularly elements, what are elements? Basically elements are the substances which containing atoms of और ओनली वन टाइप, राइट. तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एक ही तरह के क्या पाए जाते हैं, एटम्स पाए जाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एलिमेंट, राइट. सो एलिमेंट जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, राइट. अगर हम सिंगल में बात करें जिसमें एक ही एटम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे क्लासिफिकेशन किया गया, एलिमेंट्स का कैसे क्लासिफिकेशन किया गया, राइट. सो अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो जो एलिमेंट्स हैं दे आर 118 बाय द नाउ, राइट. तो अब तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं वो कितने हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, राइट. तो जो 118 एलिमेंट्स हैं दे हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ओके. सो यू नो हर चीज़ को अरेंज करने के लिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि हाउ वेरियस थिंग्स और लिविंग बींग्स कैन बी क्लासिफाइड इन द बेसिक ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, राइट. Even in other situations, if we come across an instance, or if we take an example like shop, if you are going in a shop, there are soaps are kept on the different area, right. Or what you can say chocolates or biscuits are arranged in the different racks, you can say. Okay. So from here what you can say, और इफ़ यू आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ सोप, अगर सोप का भी हम एग्जाम्पल लेते हैं तो सोप में भी वैरायटी ऑफ सोप्स होते हैं, वो एक जगह पे लगे होंगे, राइट. जो बाथिंग जो सोप है वो एक जगह लगे होंगे और जो वॉशिंग जो सोप है वो एक जगह लगे होंगे, राइट. सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर अरेंज्ड. सो जो चीज़ें अरेंज होती हैं वो कैसे होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग चीज़ें अरेंज होती हैं. ओके. अनदर एग्जाम्पल लेके चलते हैं. दूसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ठीक है, आप दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज़ फ्रूट्स, राइट. और फ्रूट सेलर, अगर आप फ्रूट सेलर के पास जाते हो, ठीक है, जब भी आप फ्रूट खरीदने जाते हो तो आप देखते हो कि जो फ्रूट्स हैं वो अलग अलग रैक्स में लगे हुए हैं, अरेंज है, राइट. एक रैक में आपको एप्पल दिख जाएंगे, ठीक है, दूसरे रैक में आपको बनाना दिखेंगे, तीसरे रैक में आपको ग्रेप्स दिखेंगे. ऐसा तो नहीं है कहीं फ्रूट सेलर पे आप गए फ्रूट्स खरीदने और आपने देखा कि एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंजेस एंड ऑल दीज स्टफ्स आर मिक्स टुगेदर. ऐसा तो नहीं होता, राइट. तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, अरेंज होती है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उनको अरेंज किया जाता है, ठीक है. इसी तरह से आप अपना भी एग्जाम्पल ले सकते हो. जैसे आप अपनी बुक्स को रखते हो सेल्फ में, ठीक है, तो अपनी बुक्स को भी क्या करते हो, आप अरेंज रखते हो, राइट. अगर लाइब्रेरी की बात की जाए तो एक जगह पे बुक्स, हिंदी की जो बुक्स हैं वो एक जगह अरेंज होंगी, इंग्लिश की जो बुक्स हैं वो एक जगह अरेंज होंगी, राइट. एंड अकॉर्डिंग टू क्लास वाइज दोज आर अरेंज्ड, राइट. सो यहाँ से आपको कुछ आइडिया मिला. तो यहाँ से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे हम दूसरे एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी, जैसे कि हम जो वेरियस मैटर है अपने डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो एलिमेंट्स हैं उसी तरह हम एलिमेंट्स को भी हमें क्या करना पड़ता है, क्लासीफाई करना पड़ता है, राइट. एलिमेंट्स को भी हमें क्या करना पड़ता है, क्लासीफाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़. तो जैसे हम दूसरी चीज़ों को अरेंज करके रखते हैं, इसी तरह से जो एलिमेंट्स की जब डिस्कवरी हुई, जब एलिमेंट्स की इन्वेंशन हुई तो उनको भी क्या, उनकी किसकी ज़रूरत पड़ी, उनकी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो एलिमेंट्स थे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या थी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी. आई होप नाउ दिस इज़ अंडरस्टूड बाय एवरी ऑफ यू, राइट. तो जो सबसे पहले जो एलिमेंट्स क्लासीफाई हुए थे वो ग्रुप्स के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स क्लासीफाई हुए थे, राइट.
सो जो मेटल्स है और नॉन मेटल्स है उसके अकॉर्डिंग क्या हुए थे, एलिमेंट्स क्लासीफाई हुए थे। तो आगे पढ़ते हैं। तो इन्हीं एलिमेंट्स को, टू मेक द स्टडी ऑफ दीज एलिमेंट्स ईजी, right, so their element or these elements have been divided into few groups, right, in a such a way that the element in the same group have similar properties। तो इन जो एलिमेंट्स की जो स्टडी है उसको बहुत इजी बनाने के लिए क्या किया गया, एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया गया, राइट, ग्रुप्स में उनको क्लासीफाई कर दिया गया उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। ओके, आई होप बाय द नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। सो जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे वो थे हमारे डोबेनायर, ठीक है। जो डोबेनायर थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उनको किस में रखा, ग्रुप में रखा, राइट। एंड व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, राइट, तो इन्होंने जो एलिमेंट्स को रखा वो कैसे रखा, जो उनके एटॉमिक मास थे वो क्या थे, इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है। हियर एटॉमिक मासेस आर इंक्रीजेस, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, इन्होंने क्या किया, देखो डोबेनायर ट्राइड्स, ट्राइड्स मतलब इन्होंने क्या किया था, 3 एलिमेंट्स लिए थे, ठीक है, 3 एलिमेंट्स। ट्राइड की बात इसीलिए हो रही है कि 3 एलिमेंट्स के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो 3 एलिमेंट्स इन्होंने लिए और 3 एलिमेंट्स को जब इन्होंने देखा तो इन्होंने उनको एक ग्रुप में रखा, दैट इज कॉल्ड डोबेनायर ट्राइड। उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी, सिमिलर थी। तो अकॉर्डिंग टू डोबेनायर के अकॉर्डिंग क्या था वो, द एटॉमिक मासेस ऑफ मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। सो व्हाट इट इज, उन्होंने बोला कि जैसे एक ट्राइड ये भी है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरिलियम, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। तो उन्होंने बोला जो एटॉमिक मास होगा कैल्शियम का और बेरिलियम का, राइट, तो जो कैल्शियम और बेरिलियम का एटॉमिक जो मास होगा दैट विल बी द रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2, राइट, मीन्स इन दोनों के एटॉमिक मास को जब भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। मान लो अगर हम लिखते हैं 40.1 atomic mass of calcium and atomic mass of beryllium that is 137.3, ठीक है। अगर हम इसका एवरेज निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो स्ट्रोंशियम है अप्रोक्सीमेट, राइट, व्हाट वी कैन से अप्रोक्सीमेट, तो जो स्ट्रोंशियम है उसके अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास है जो, या फिर उसके इक्वल क्या होगा, इनका एटॉमिक मास का जो मीन था वो आ जाएगा। सो दिस इज सेड बाय डोबेनायर ट्राइड। So this is the Dobenaire triad, right? So the atomic mass of middle element of triad was roughly the average of atomic masses of other 2 elements. Means जो atomic mass जो बीच वाला है उसका atomic mass क्या होगा, इन दोनों के atomic mass का क्या होगा, mean होगा, right? So student, you see this is the Dobenaire triads, right? Lithium, sodium or potassium, right? So if we talk about the atomic masses here, so lithium is 6.9, right, and potassium having atomic mass that is 39 point, you can say 6, right? So this will be the atomic mass of पोटाशियम। सो डोबेनायर ने क्या बोला था, इनका जो एटॉमिक मासेस है, ठीक है, वो बीच वाले के एटॉमिक मास होगा जब हम इनको ऐड करके क्या कर देंगे, उसका मीन कर देंगे, राइट। तो 6.9 प्लस 39.6 डिवाइडेड बाय 2। सो इफ वी सॉल्व दिस वैल्यू, सो व्हाट वी गेट 23। सो 23 विल बी द एटॉमिक मास ऑफ sodium, right? So this is the Dobenaire triad, but it is only applicable for lithium, sodium or potassium, calcium, strontium or beryllium, chlorine, bromine और iodine, ठीक है। 3 जो एलिमेंट्स थे, राइट, यू कैन से 3 जो रोज थी उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल था, राइट। दीज आर एप्लीकेबल फॉर सम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, राइट।
So there are some limitation in the Dobinair triads. So let us see about the limitations. So the limitations were only 3 triads were recognized from the elements known at that time. उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उनके लिए बस 3 ट्राइड्स ही उस टाइम पे रिकॉग्नाइज हुए, राइट. इससे ज़्यादा ट्राइड्स रिकॉग्नाइज नहीं हुए थे. और अगर हम हैलोजेंस की बात करें जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करें तो आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन. तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम बात करते हैं तो इनके लिए तो एप्लीकेबल था ये. बट अगर हम फ्लोरीन टू ब्रोमीन की बात करते हैं तो इनके लिए भी क्या था, ये एप्लीकेबल नहीं था. इट इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल. सो दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ डोबेनायर ट्राइड्स, राइट. तो जो डोबेनायर थे उनके बाद जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था न्यूलैंड, राइट. सो उन्होंने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. सो न्यूलैंड अरेंज the then known elements in the order of increasing atomic masses. So this is very important. He is also worked on increasing atomic masses, right. जो डोबेनायर ने किया था उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया एंड फाउंड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट एलिमेंट इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. और उन्होंने क्या पता लगाया कि जो प्रॉपर्टी थी हर एट एलिमेंट की प्रॉपर्टी इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. मीन्स हर जो एट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी जब उसको रिपीटिशन हो रहा था तो वो फर्स्ट एलिमेंट से क्या थी, उसके सिमिलर थी. इसको हम कैसे समझेंगे, इसने जो लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया वो किससे रिलेट कर रहा था. इट इज़ रिलेटेड टू द जो हम लोग म्यूज़िक की जो ट्यून होती है उसको बोलते हैं जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी, राइट. तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, राइट. सो यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट. तो अगर हम नंबरिंग भी करें तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. सो दिस इज़ द सरगम. सो 1 2 3 4 5 6 7. तो इसने कुछ ऐसा नाम दिया, सा रे गा मा पा धा नी, नी. और जब सा आएगा तो वो क्या होगा, रिपीट होगा. समझ आ रहा है. तो जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज़ भी कुछ इसी तरह से थी, ठीक है. तो जो 8th एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी जैसे ही 7 के बाद 8 आएगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से क्या होगी, उसके सेम होगी. तो इसी को इसने क्या बोला, लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला, ठीक है. अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम आता है. बट उस टाइम पे जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उस टाइम पे नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, तो यहाँ पे हीलियम नहीं है. तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. सो दिस इज the periodic table which is given by the Newland, right. सो अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं लिथियम का, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. तो जो लिथियम और सोडियम है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या सेम होगी, राइट. सो सोडियम और पोटाशियम है, इनकी जो लिथियम और जो सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, नियरली सेम होंगी. ओके. सो दिस वाज द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. अगर हम किसी का भी ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ से मैग्नीशियम का ले लेते हैं तो यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. तो मैग्नीशियम और जो कैल्शियम है, ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी, राइट. प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज टू आर सेम. ओके. So now we will discuss about the limitation of Newland law of octave. तो जो उनकी limitations थी वो क्या थी,
सो जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे, सो इट वॉज अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, राइट। जो कैल्शियम है यहाँ तक ही एप्लीकेबल था, ये मीन्स लाइटर एलिमेंट्स तक एप्लीकेबल था। उसके बाद जो भी एलिमेंट्स आए, हैवियर एलिमेंट्स जब आए, इंट्रोड्यूस हुए, तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं था। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी और द नेक्स्ट लिमिटेशन इज प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स, राइट। जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होने थे उसकी जो प्रॉपर्टीज थी, जैसे न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होने हैं बाद में, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज थी दैट इज नॉट फिट इनटू दिस टेबल, राइट। इसमें फिट नहीं बैठ रही थी, ओके। तो और जो न्यू एलिमेंट्स थे, जो भी नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, ठीक है, उनके लिए जो न्यूलैंड थे उन्होंने क्या किया था, एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट्स रख दिए जा रहे थे। ये देखो, यू कैन सी दैट 2 फिट elements into his table. He is just putting 2 elements into one slot, you can see, and that too in having different properties.